अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं एक बार फिर बात करने जा रहा हूँ सीज फायर जो हुई है फ़लस्तीन के, हमास के और इसराइल के दरमियान। जब से जो हुई है, जब ये इसका ऐलान हुआ था उसी वक्त मैंने एक ब्लॉग बनाया था और मैंने कहा था कि ये जुमेरात के दिन हुआ था, तो मैंने कहा था कि जुमे को 2 बजे के बाद इसको फॉलो किया जाएगा, इसको पर अमल दरामद किया जाएगा। आप जब के ये बाज़ाब्ता तौर पर दोनों जो फरीक है उनकी तरफ से, हमास और जो इसराइली गवर्नमेंट है उनकी तरफ जो है एग्रीमेंट हो चुका है और इसको फॉलो किया जा रहा है। अब तकरीबन ये हुआ है कि लोगों ने इस पर, जितने कंट्री जो मुल्क हैं उन्होंने सब ने अपने तौर पर इसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। और मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कुछ जो लोग मुल्क हैं उनका खुसूसी किरदार है इसके बारे में। इसको चाहे जाए कि उन्होंने टेबल पर बैठकर किसी भी फरीक से बात ना की हो, जैसे वो उन्होंने हमास से बात ना की हो या उन्होंने जो इसराइली हैं उनसे बात ना की हो, लेकिन आपने तहीं उन्होंने उसके बारे में आवाज़ बुलंद की और इसका नतीजा ये निकला कि ये अमल दरामद जो इस पर अभी हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि उनको क्रेडिट लाजमी जाता है, जिनमें सबसे जो बड़ी गवर्नमेंट जो इस बारे में जिन्होंने एक बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया, बहुत ही मुस्बत जो किरदार अदा किया, मैं सोचता हूँ कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक इंतहाई टू द पॉइंट, मुस्बत और बर वक्त और जो ठोस इकदाम किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है, हुकूमत की तरफ से किया जा सकता है, वो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने इस पे इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ उठाई, चाइना के साथ बात की, रशिया के साथ बात की, सारे जो बाकी मुल्क हैं इंक्लूडिंग तुर्की, बशमूल तुर्की, उनके साथ बात की और इसको मसले को एक उजागर करने की कोशिश की और इसके बारे में एक बाज़ाब्ता आवाज़ बुलंद उठाई कि ये बहुत तो जुल्म हो रहा है, वहाँ पर इनोसेंट शहरी जो है शहीद किए जा रहे हैं और नस्ल खुशी हो रही है और इसको बंद होना चाहिए। और नहते एक पास एक प्रॉपर मुनज़्ज़म फौज है और एक पर नहते शहरी हैं जिनके पास पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं, और इसके बारे में लाजमी फौरी तौर पर जो है सीज फायर होनी चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो किरदार इसके सामने आया, एक गवर्नमेंट का जो एक अच्छा, एक कोई भी गवर्नमेंट है जो इन सब जो इंसानी हकूक की पासदारी करती है और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का किरदार इसमें बहुत अहम था। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर जो अक़वाम मुत्तहिदा में की गई और या उनका जो CNN का जो एक इंटरव्यू है जो सामने आया, जिसमें वो CNN को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने भी ये कहा कि जो इसराइली हैं वो ये लूज कर रहे हैं वार, और मीडिया पे भी और ग्राउंड पे भी वो लूज कर रहे हैं। और मेरे ख्याल उनका एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, जिसके बारे में मेरा ख्याल है जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे पैराए में, बहुत अच्छे लफ्जों में उन्होंने इस बात का अहाता किया और उसको इंटरव्यू दिया। हमारे लोगों ने उसको बहुत उठाया, यूट्यूबर्स ने, TV चैनल्स ने, उसके उर्दू तर्जमे हो गए, जो कोई भी ज़बान से तर्जमे हुए। कहा यह गया कि फ़लस्तीन के जो शहरी हैं, तो फ़लस्तीन के जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी शाह महमूद कुरैशी की भी तारीफ़ कर रहे हैं और साथ साथ वो जो है वो इमरान खान की भी तारीफ़ कर रहे हैं। अब आगे बात चलती है। अब किसी और दूसरा जो किरदार मेरे ख्याल से अच्छा सामने आया वो तुर्की का था, कि तुर्की ने भी एक प्रॉपर जो टू द पॉइंट जो है अपना रद्द-ए-अमल दिया इसके बारे में। और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर जब शाह महमूद कुरैशी वहाँ गए हैं तुर्की में, तो वो तैयब अर्दगान से भी मिले हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा से भी मिले हैं, और मेरे ख्याल में उनको भी उनके किरदार को भी इस सारे मामले में सराहा जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब तो हम ये करने की पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं कि असल हुआ क्या। तो ये किस तरह हुआ कि जब सारे लोग कह रहे थे कि ये कभी भी ये ऐलान जंग बंदी कभी भी नहीं होने वाला और मेरा ख्याल है दोनों तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और फिर उसी सूरत में लोग शायद पीछे हटें, तो ये किस तरह हुआ कि एक दिन मैं खुद सोच रहा था कि ये कभी होने वाला नहीं। सारे दोस्त अहबाब, मीडिया और गवर्नमेंट की सतह पर सब लोग ये सोच रहे थे कि ये जिस तरह जा रहा है, मेरा ख्याल है एक खुली वार होने वाली है, खुली जंग होने वाली है और ये खत्म होने वाली नहीं है। आइंदा चंद महीनों तक ये खत्म होने वाली है, चंद हफ्तों या चंद दिनों तक तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये अचानक क्या हुआ कि
ये फौरी तौर पर इसका ऐलान जंग बंदी कर दिया गया। हाँ, कुछ दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान ने इसका कहा और जब OIC का इजलास हुआ और जो तुर्की वालों हैं उन्होंने कहा कि यहाँ एक जो है ना प्रोटेक्शन फोर्स लाई जाए, प्रोटेक्शन फोर्स भेजी जाए, और तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी साथ दिया। वो सोच रहे हैं, लोग कहते हैं कि चूंकि इसमें रूस भी इन्वॉल्व होने वाला था, चाइनीज भी इन्वॉल्व होने वाले थे, तो मेरा ख्याल है कि जो इसराइली हैं उन्होंने सोचा कि ये हो सकता है कि ये सारी फौजें हमारे बॉर्डर पे आ जाएं, तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा सारी फौजों के लड़ने के लिए। तो इसलिए उन्होंने फौरन ये एक जो मेरे मिस्र की तरफ से जो पेश किया गया था एक आइडिया, एक कि आप इस पे ऐलान जंग बंदी करते हैं, सीज फायर करते हैं, उन्होंने फौरन उस पर हामी भर ली। मेरा ख्याल है किसी हद तक इसको मैं कह सकता हूं कि किसी हद तक इट कुड बी ट्रू। यानी कि जब कोई अगर रूस वाले बात कर रहे हैं, चाइनीज बात कर रहे हैं, और तुर्की वाले पाकिस्तानी भी बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये उनकी बात जहन में गूंजी हो कि ये अगर उनकी फौजें हमारे मुल्क में आ जाएं या बॉर्डर पे आ जाएं तो हमारे लिए सबके साथ लड़ना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है जो अगर अब जमीनी हकाइक पर जाएं, इस बहस को, इस आर्गूमेंट को हम थोड़ा सा साइड पर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि अगर जमीनी हकाइक पर लेकर जाएं तो मेरा ख्याल है जो इसराइल है वो पाकिस्तानियों से नहीं लड़ता। इसराइल जो है ना उसके अच्छे तल्लुकात हैं तुर्की के साथ, बहुत अच्छे तल्लुकात, सफारती तल्लुकात हैं तुर्की वालों के साथ हैं, उसके बहुत अच्छे तल्लुकात रूस के साथ हैं, उसके बहुत अच्छे तल्लुकात चाइनीज के साथ हैं। सिर्फ पाकिस्तानी रह जाते हैं कि जो उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते। अब ये जो आपको जो सारे लोग बैनुल अक़वामी कानून को जानते हैं, इंटरनेशनल लॉ को जानते हैं, उनको पता है कि आप ये नहीं कर सकते कि अब कोई ऐसी बात हो तो अपनी फौजें लेकर उनके बॉर्डर पे ले जाएं। ये अक़वाम मुत्तहिदा ऐलान करता है कि आप अपनी फौजें, पीस फौजें फलां जगह लेकर जाएंगे। तो ये कह देना कि चाइनीज कह रहे थे, रूस वाले भी कह रहे थे, और जो तुर्की और पाकिस्तान वाले भी कह रहे थे, तो ये उन्होंने चूंकि थोड़ा सा डराया उनको, तो उन्होंने सोचा है कि ये इस तरह कर लेते हैं कि हम ये एग्रीमेंट जो है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं और सीज फायर करते हैं। मेरा ख्याल है ये मुबालगा राई होगी और थोड़ा सा मेरा ख्याल है झूठ होगा ये इसको कहना ना। अगर आप बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे जाएं, अगर अब ये सारे मुल्क इस्तेमाल होते हैं और ये सारे मुल्क उसको प्रोटेक्शन फोर्स बना लेते हैं, अब पहले तो बात यह है कि जो चाइनीज है और जो रूस वाले हैं उनका इस बात से कोई कंसर्न नहीं है, दे हैव नोथिंग टू डू विद इट। यानी कि मतलब ये है कि उनका कोई ऐसा, चाहे उनका जो फलस्तीनी है उनके साथ उनका कोई ऐसा कौन सा ताल्लुक है कि वो कहेंगे कि हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी फौज भेजते हैं। तो ये कभी हो ही नहीं सकता था कि रूस वाले या चाइनीज अपनी फौज भेजें, क्योंकि जब उनको पता है कि इंटरनेशनल जो कानून है इस बात की इजाजत नहीं देता, कि कोई मुल्क भी अपने तई ये फैसला नहीं कर सकता कि मैं अपनी फौज लेकर किसी और मुल्क में चला जाऊं और कहूं कि मैं पीस फोर्स हूं। पीस फोर्स जो है उसका अक़वाम मुत्तहिदा ऐलान करती है। तो रूस ने और चाइनीज ने कभी हो ही नहीं सकता कि वो को अपनी फौजें लेकर आ जाते। अब रह गई बात पाकिस्तानियों की और तुर्की की, तो ये भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी अपनी फौज लेकर चले जाएं वहां पर जहां अभी जंग जारी हो। तो ये आम दिनों में क्यों नहीं होता कि तुर्की वाले या पाकिस्तानी अपनी फौजें वाकर ले जाएं, तो वहां आप पक्की अपनी फौजें ही रख लें जब नॉर्मल दिनों में, पीस के दिनों में। तो आने वाले दिनों में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां वो अपनी फौज मौजूद हो। और जो इसराइली है उनको भी पता हो कि अगर हम कुछ इस तरह का गलत काम करेंगे तो वहां पाकिस्तान की या तुर्की की फौज है या किसी और मुल्क की फौज है। क्योंकि जो पीस के दिनों में आप अपनी फौज कहीं भी जेल लेकर जा सकते हो, जंग के दिनों में खाली अक़वाम मुत्तहिदा आपको कहती है तो फिर आप फौज लेकर जाते हो। ये कभी नहीं कह सकते आप कि अपनी फौजें लेकर चले जाओ। आप जैसे अमेरिका कहता है कि वो किसी की नहीं सुनता और अपनी फौजें किसी और मुल्क में लेकर चले जाते हैं, इस तरह नहीं होता। अमेरिकन तो एक सुपर पावर में तो वो खुद फौजें लेकर चले जाते हैं। अब कोई दूसरा मुल्क तो इस तरह नहीं। यह नेटो की फौजें चली जाती हैं। नेटो की फौजें इसलिए चली जाती हैं कि वो कानून का कब पास करते हैं, कब लिहाज करते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह किया जाए, मिसाल हम सोच लेते हैं कि ये सारे मुल्क अपनी फौजें लेकर वहां चले गए हैं, तो हम क्या अमेरिकन या यूरोपियन यूनियन या जो अब यूके ये फिर इसराइलियों का साथ नहीं देंगे और नेटो वाले अपनी फौजें नहीं भेजेंगे उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए इसराइल को? अगर जब सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए और उनको पता चल जाए कि ये अब जो हमारा बेटा है, इसराइल उनका बेटा समझ लीजिए, उनका बेटा है, हमारे बेटे को अब खत्म करने वाले हैं या उनको तबाह बर्बाद करने वाले हैं, तो जो क्या कि वो बैठे रहते, कुछ ना एक्शन लेते। मेरा ख्याल है ये मेरा जाती तौर पर जो कुछ हुआ है
पाकिस्तान का किरदार बहुत आला, तुर्की ने एक मुस्बत किरदार अदा किया, चाइनीज ने जो किरदार अदा किया वो लफ्जी बयानबाजी थी सेम रूस का। उन्होंने कभी भी किसी हालत में भी अपनी फौजें ऐसे पंगे में नहीं डालनी थी जिसमें उसमें उनका कोई फायदा नहीं है। वो ये ऐसे मुल्क हैं जहां उनका फायदा हो रहा होता है वहां करते हैं, बाकी जगहों पर वो लफ्जी बयानबाजी करते रहते हैं। अगर ऐसी फौजें डाल सकते हैं चाइनीज तो कश्मीर में क्यों नहीं डालते? कश्मीर में तो हर बार का हालात खराब रहते हैं ना, यानी कि यहाँ तो फलस्तीन में है तो कभी कभी खराब होते हैं, लेकिन जो कश्मीर है इसमें हर वक्त खराब रहते हैं। तो ये कब हुआ है कि चाइनीज ने सोचा हो कि पाकिस्तान को कहते हैं कम, या तुर्की वालों ने सोचा है हम अपनी फौजें कश्मीर में डाल लेते हैं? क्यों नहीं डालते? मतलब ये है कि इस तरह हो नहीं सकता। आपको कानून, आपको इंटरनेशनल लॉ आपको इजाजत नहीं देता। जज्बात अपनी जगह, बयानबाजी अपनी जगह, और इसके बारे में कुछ कह देना अपनी जगह, लेकिन हकीकत जो जमीनी हकाइक आपको इजाजत नहीं देते, कि एक कानून इजाजत नहीं देता, एक दूसरा जमीनी हकाइक आपको इजाजत नहीं देते कि आप अपनी फौज लेकर जहां जंग चिड़ी हो अपनी फौज लेकर चले जाएं, और वो भी जब अमेरिका भी इन्वॉल्व हो सकता हो, यूरोपियन भी इन्वॉल्व हो सकते हो, यूके भी इन्वॉल्व हो सकता हो, और कंट्री जिस पे ये मामला जिसके साथ चल रहा हो उसका नाम इसराइल हो। ये नहीं है। मेरा ख्याल हुआ क्या है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमास ने रॉकेट फेंके हैं इसराइल पर, उसका जो लगभग तखमीना जो खर्चा मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है वो 630 मिलियन US डॉलर उनका जो नुकसान हो गया है। जो इसराइली है उनका 630 मिलियन डॉलर नुकसान हुआ है, और जो उनकी फौज पर नुकसान हुआ है, फौज का जो उन्होंने जमीनी कार्रवाई करते रहे हैं, डिफेंसिव जो उनकी फोर्स है, डिफेंस फोर्स है उनकी, जो उनको खर्च करते रहे वो 1 बिलियन US डॉलर है। और कहा यह जा रहा है ये कि अमेरिकनों ने ये सारा कुछ पे किया है, क्योंकि वही साथ देते हैं उनका। मेरा ख्याल है कि वो ये भी कुछ हालात हैं, कुछ इट कुड भी जो खर्चा हुआ है वो भी, जो नुकसान हुआ है इसराइलियों का वो भी, और साथ ही क्योंकि आप जानते होंगे जब भी कोई अमेरिकन आता है ना, प्रेसिडेंट आता है ना, वो चाहता है कि दूसरी दफा भी वो कामयाब हो। आज सिर्फ ये हुआ है कि पिछले जो अरसे में जो डोनाल्ड ट्रंप है जो वो नहीं बन सका, जो भी आता वो चाहता है कि दो अरसे के लिए, 2 मियाद के लिए वो जो है प्रेसिडेंट बने। 4 साल के लिए एक दफा बनता है, 4 साल के दोबारा बनता है, लेकिन तीसरी दफा वो कानून ही नहीं है कि तीसरी दफा बने। अब हुआ यूं है कि जो बाइडन जो है अभी वो इक़्तिदार में आया है, मेरा ख्याल है ये उसकी सोच ये है कि अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि जो मस्जिद अक्सा है फलस्तीन है वो मुसलमानों के बहुत करीब है, मुसलमानों का उनके साथ एक जज्बाती तल्लक है, और इस जज्बाती तल्लक में वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये सोचा है गवर्नमेंट की सतह पर, पेंटागन के साथ, गवर्नमेंट की सतह पे, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले दिनों में, जो ये 4 साल तो गुजर जाएंगे ना, तो आने वाले दिनों में जब आपको अमेरिकन मुसलमानों के जो वोट चाहिए होंगे ना, तो आपको वोट कोई नहीं देने वाला। मतलब ये है कि मुसलमान को आपको बिल्कुल 0 वोट देंगे, क्योंकि मुसलमानों का जो अमेरिकन इलेक्शन होते हैं, जो वहां के मुसलमान रहने वाले हैं, किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, उनका बहुत कलीदी किरदार होता है, उसमें बहुत ही कलीदी किरदार होता है, और वो जो है वो वोट जिसको देते हैं वो ज्यादातर बंदे कामयाब हो जाते हैं, मतलब किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो। लेकिन जो मस्जिद अक्सा है, जो फलस्तीन है, बैतुल मुक़द्दस है, उनको सबके साथ उनका एक जज्बाती तल्लुक है, चाहे वो किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, किसी मुल्क से आए हों और अभी अमेरिका में रह रहे हों। तो मेरा ख्याल है ये हुआ है, और उन्होंने जो बाइडन ने जो मिस्र वाले हैं उनको कहा है कि आप जो इसको ब्रोकर करो, यानी कि आप इसको तय करो, इन दोनों फरीकों से बात करो और इनके साथ जंग बंदी कराओ। और जो मेरा ख्याल है जो अगर क्रेडिट किसी को जाता है वो जो बाइडन और मिस्र को जाता है, यानी कि किसी भी वजह से किया हुआ, चाहे उनका जो एक्सपेंसेस हुए हैं वहां पर 630 मिलियन जो उनका खर्च हुआ है, जो इसराइलियों को आया हुआ है, वो और अमेरिकन देख रहे हैं कि वो जो रॉकेट फेंके जा रहे हैं वो इनका वो उनकी अमला को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनका तबाह कर रहे हैं, और जो उनका फौज पे खर्च हो रहा है सारा, वो भी आने वाले दिनों में अमेरिका नहीं पे करना है। तो कुछ इसका ये तलक है, कुछ इसने कुछ असर दिखाया है, और कुछ मेरा ख्याल है ये असर हुआ है को अमेरिकन का कि वो उनको दोबारा प्रेसिडेंट बनना, उन्होंने उसको पता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं आते ही, क्योंकि जो बाइडन अभी आया है वो सोचता है कि अगर मुसलमानों के खिलाफ मैं अभी कुछ करता हूं
تو جو آنے والے دنوں میں مسلمان جو امریکن مسلم ہیں وہ کبھی بھی مجھے ووٹ نہیں دیں گے. اور خدا کر کے میرے خیال ہے جو کچھ بھی ہوا ہے کریڈٹ جس کسی کو بھی جائے, لیکن میرا خیال ہے یہ کہ بہت ہی اچھی بات ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں اس کے ثمرات جو ہیں وہ فلسطینی مسلمانوں کو پہنچنے والے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پیسفل کی فضا جو ہر وقت ملک میں رہنی چاہیے, کہ اس کے بغیر آپ زندگی گزار نہیں سکتے, ڈے ٹو ڈے لائف آپ نہیں گزار سکتے. میرا نہیں خیال کہ کوئی جس نے بھی کسی حد تک بھی کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے.